नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसे केवल एक किताब कहना उसका अपमान होगा। ये एक दर्शन है, एक जीवन बदलने वाला घोषणा पत्र है और सफलता तथा धन प्राप्ति के उन गुप्त नियमों का खजाना है जिनका उपयोग दुनिया के सबसे सफल लोगों ने सदियों से किया है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं जबकि बाकी लोग जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं? क्या अंतर है उन लोगों में जो अपने सपनों को हकीकत में बदल देते हैं और उन लोगों में जिनके सपने केवल सपने ही रह जाते हैं? क्या सफलता केवल भाग्य, प्रतिभा या अच्छी शिक्षा का परिणाम है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब खोजेंगे। आज हम बात करेंगे नेपोलियन हिल की कालजयी कृति थिंक एंड ग्रो रिच यानी सोचो और अमीर बनो के बारे में। ये किताब 20वीं सदी की शुरुआत में लिखी गई थी, लेकिन इसके सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक और शक्तिशाली हैं, शायद पहले से भी ज्यादा। ये किताब कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं बताती। ये आपको एक गहरा और स्थायी मानसिक परिवर्तन करने का मार्ग दिखाती है। ये आपको सिखाती है कि सच्ची दौलत आपके बैंक खाते से पहले आपके मन में पैदा होती है। इस किताब की कहानी खुद में ही एक प्रेरणा है। 20वीं सदी के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक एंड्रयू कार्नेगी ने एक युवा पत्रकार नेपोलियन हिल को एक चुनौती दी। उन्होंने हिल से कहा कि वो अगले 20 वर्षों तक अमेरिका के 500 से अधिक सबसे सफल लोगों जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का साक्षात्कार लें और उनकी सफलता के पीछे के सामान्य सिद्धांतों का पता लगाएं। हिल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और 20 वर्षों के अथक शोध के बाद उन्होंने उस सफलता के दर्शन को 13 सरल कदमों में इस किताब में प्रस्तुत किया। यह वीडियो इस महान किताब का एक अत्यंत विस्तृत और गहन सारांश होगा। हम लगभग 10,000 शब्दों में उन 13 कदमों की एक एक परत को खोलेंगे। हम हर कदम के पीछे के मनोविज्ञान को समझेंगे, उसे अपने जीवन में लागू करने के व्यावहारिक तरीकों को सीखेंगे और उन प्रेरक कहानियों को जानेंगे जिन्होंने इस दर्शन को अमर बना दिया है। तो यदि आप केवल जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि एक भरपूर, सफल और समृद्ध जीवन जीने के लिए तैयार हैं, तो मेरे साथ इस अविश्वसनीय यात्रा पर चलिए। ये यात्रा आपके विचारों को सोने में बदलने की कला सिखा सकती है। अध्याय 1, पहला कदम, इच्छा, सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु। नेपोलियन हिल अपनी यात्रा की शुरुआत सबसे मौलिक और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत से करते हैं और वो है इच्छा। ध्यान दीजिए, हिल यहाँ केवल एक साधारण चाहत या कामना की बात नहीं कर रहे हैं। वे एक धधकती हुई, तीव्र और जुनूनी इच्छा की बात कर रहे हैं। एक ऐसी इच्छा जो आपके मन पर पूरी तरह से छा जाए, जो आपका जुनून बन जाए, जो आपको सोने न दे। एक साधारण इच्छा जैसे मैं अमीर बनना चाहता हूं बहुत कमजोर और शक्तिहीन है। एक धधकती हुई इच्छा बहुत विशिष्ट होती है, जैसे मैं अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। हिल कहते हैं कि हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक तीव्र इच्छा से ही होती है। जब आपकी इच्छा पर्याप्त रूप से मजबूत होती है तो आपका मन उन तरीकों को खोजना शुरू कर देता है जिनसे उस इच्छा को पूरा किया जा सके। लेकिन एक तीव्र इच्छा पैदा कैसे की जाए? इसके लिए हिल एक बहुत ही व्यावहारिक और 6 कदमों वाला प्रसिद्ध फॉर्मूला देते हैं। ये फॉर्मूला आपकी अमूर्त इच्छा को एक ठोस, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य में बदलने की एक वैज्ञानिक विधि है। पहला कदम, अपने मन में उस धन की सटीक राशि तय करें जो आप चाहते हैं। केवल ये कहना काफी नहीं है कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। आपको एक निश्चित आंकड़ा तय करना होगा। यह आंकड़ा आपके अवचेतन मन के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करता है। दूसरा कदम, ये तय करें कि आप उस धन के बदले में क्या देने को तैयार हैं। ये ब्रह्मांड का एक मौलिक नियम है कि मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। आपको ये स्पष्ट रूप से जानना होगा कि आप उस धन को अर्जित करने के लिए अपनी कौन सी प्रतिभा, कौन सा कौशल, कौन सी सेवा या कौन सा उत्पाद देंगे। तीसरा कदम, एक निश्चित तारीख स्थापित करें जब तक आप उस धन को प्राप्त करना चाहते हैं। समय सीमा आपके मन में एक तात्कालिकता की भावना पैदा करती है और आपको टाल मटोल करने से रोकती है। चौथा कदम, एक निश्चित योजना बनाएं और तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दें, चाहे आप तैयार हों या नहीं। एक उत्तम योजना का इंतजार न करें, बस पहला कदम उठाएं। पांचवा कदम, इन 4 कदमों को एक स्पष्ट और संक्षिप्त कथन के रूप में लिखें। अपनी इच्छा की राशि, उसे प्राप्त करने की तारीख, उसके बदले में आप क्या देंगे और आपकी योजना, इन सबको एक कागज पर साफ साफ लिखें। छठा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, इस लिखित कथन को दिन में 2 बार, एक बार सुबह उठने के बाद और एक बार रात को सोने से पहले जोर से पढ़ें। जब आप इसे पढ़ें तो ये कल्पना करें, महसूस करें और विश्वास करें कि वो धन पहले से ही आपका है। ये छठा कदम केवल शब्दों को दोहराना नहीं है, ये ऑटो सजेशन या आत्म सुझाव की प्रक्रिया है। जब आप भावनाओं और विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को बार बार दोहराते हैं तो आप उस विचार को अपने अवचेतन मन में गहराई से अंकित कर रहे होते हैं
और आपका अवचेतन मन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 24 घंटे काम करना शुरू कर देता है। हिल इस सिद्धांत को एडविन सी बार्न्स की अविश्वसनीय कहानी के माध्यम से समझाते हैं। बार्न्स एक साधारण युवक था जिसकी एक ही धधकती हुई इच्छा थी, महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना। उसके पास पैसे नहीं थे, वो एडिसन को जानता नहीं था, लेकिन उसकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि वो एक मालगाड़ी में छिपकर एडिसन के दफ्तर पहुंच गया और घोषणा की कि वो उनके साथ काम करने आया है। एडिसन ने उसकी आंखों में उसकी दृढ़ इच्छा को देखा और उसे एक बहुत ही मामूली नौकरी दे दी। बार्न्स ने सालों तक वो नौकरी की, लेकिन उसने कभी भी अपनी मुख्य इच्छा को नहीं छोड़ा। वो हमेशा अवसरों की तलाश में रहा और अंत में एक दिन उसे वो अवसर मिला। एडिसन ने एक नया उपकरण बनाया था, लेकिन उनके सेल्समैन उसे बेचने में रुचि नहीं ले रहे थे। बार्न्स ने उस उपकरण को बेचने का बीड़ा उठाया और वो इतना सफल हुआ कि एडिसन ने उसे पूरे देश में उस उत्पाद को बेचने का अनुबंध दे दिया। बार्न्स ने अपनी धधकती हुई इच्छा से अपार धन कमाया और ये साबित कर दिया कि एक इंसान वास्तव में जो कुछ भी सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उसे वो हासिल कर सकता है। अध्याय 2, दूसरा कदम, आस्था, इच्छा को हकीकत में बदलने का विश्वास। यदि इच्छा उपलब्धि का प्रारंभिक बिंदु है, तो आस्था यानी विश्वास वो शक्ति है जो उस इच्छा को जीवित रखती है और उसे वास्तविकता में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। आस्था केवल एक धार्मिक अवधारणा नहीं है। इस किताब के संदर्भ में आस्था का अर्थ है अपने आप में और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की अपनी क्षमता में एक अटूट और अविचल विश्वास। ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसे आप जानबूझकर विकसित कर सकते हैं। हिल कहते हैं कि आस्था मन की प्रधान रसायनज्ञ है। जब आस्था को विचारों के साथ मिलाया जाता है तो अवचेतन मन उस संकेत को तुरंत पकड़ लेता है और उसे एक आध्यात्मिक समकक्ष में बदल देता है। लेकिन यह अटूट विश्वास कैसे विकसित किया जाए? इसका उत्तर पिछले कदम में ही छिपा है, आत्म सुझाव के सिद्धांत में। जब आप अपने लिखित कथन को हर दिन भावनाओं और विश्वास के साथ दोहराते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने मन को उस लक्ष्य की वास्तविकता पर विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। आपके मन में आने वाले सभी विचार, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक, आपके अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं। यदि आप लगातार गरीबी, असफलता और संदेह के विचार सोचते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपको ऐसी परिस्थितियों की ओर ले जाएगा जो इन विचारों को सच साबित करें। लेकिन यदि आप जानबूझकर अपने मन को समृद्धि, सफलता और आत्मविश्वास के विचारों से भरते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपको उन अवसरों, लोगों और संसाधनों की ओर आकर्षित करेगा जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी सहायता करेंगे। आस्था एक स्विच की तरह है। जब आप इसे चालू करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन की असीम शक्ति को अपने लिए काम करने की अनुमति देते हैं। आस्था डर, संदेह और सीमा की भावनाओं को नष्ट कर देती है। यह आपको तब भी आगे बढ़ते रहने की शक्ति देती है जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हों। कल्पना कीजिए एक उद्यमी की जो एक नया व्यवसाय शुरू करता है। शुरुआत में उसे कई असफलताओं और आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। यदि उसके पास आस्था की कमी है, तो वो जल्दी ही हार मान लेगा। लेकिन यदि उसके पास अपनी दृष्टि में एक अटूट आस्था है, तो वो हर असफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में देखेगा। वो हर आलोचना को एक प्रतिक्रिया के रूप में उपयोग करेगा। उसकी आस्था उसे वो मानसिक दृढ़ता देगी जो उसे अंततः सफलता तक ले जाएगी। आस्था का विकास करना रातों रात नहीं होता। ये एक सतत प्रक्रिया है। ये अपने मन को जानबूझकर सकारात्मक और सशक्त बनाने वाले विचारों से पोषित करने का एक दैनिक अभ्यास है। अध्याय 3, तीसरा कदम, आत्म सुझाव, अवचेतन मन तक पहुंचने का माध्यम। आत्म सुझाव यानी ऑटो सजेशन वो पुल है जो आपके सचेत मन को आपके अवचेतन मन से जोड़ता है। ये वो माध्यम है जिसके द्वारा आप जानबूझकर अपने अवचेतन मन को प्रभावित कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, आपका अवचेतन मन तर्क नहीं करता। वो बस उन विचारों और विश्वासों पर काम करता है जो उसे दिए जाते हैं। ये एक उपजाऊ मिट्टी की तरह है। आप इसमें जो भी बीज बोएंगे, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक, ये उसी फसल को उगाएगा। आत्म सुझाव अपने मन की मिट्टी में जानबूझकर सफलता के बीज बोने की प्रक्रिया है। ये काम कैसे करता है? इसके लिए केवल शब्दों को दोहराना काफी नहीं है। आपका अवचेतन मन केवल उन विचारों पर प्रतिक्रिया करता है जो भावनाओं के साथ मिश्रित होते हैं। जब आप अपने लक्ष्य के कथन को पढ़ते हैं, तो आपको उसके साथ जुड़ी भावनाओं को महसूस करना होगा। आपको उस धन को अपने हाथों में महसूस करना होगा। आपको उस सफलता की खुशी और उत्साह को महसूस करना होगा। इसके लिए पांचों इंद्रियों का उपयोग करना बहुत शक्तिशाली होता है। अपनी कल्पना में उस सफलता के दृश्य को देखें, उस सफलता की आवाज़ों को सुनें और उस सफलता की भावनाओं को महसूस करें। इस प्रक्रिया के लिए सबसे अच्छा समय रात को सोने से ठीक पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद होता है।
इन समयों पर हमारा सचेत मन कम सक्रिय होता है और अवचेतन मन के द्वार अधिक खुले होते हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि आत्म सुझाव आपको कुछ ऐसा नहीं देगा जिसके लिए आपने काम नहीं किया है। ये एक जादुई छड़ी नहीं है। यह एक ऐसा उपकरण है जो आपके मन को आपके लक्ष्यों के साथ संरेखित करता है, ताकि आप उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्य करने के लिए अधिक प्रेरित और केंद्रित महसूस करें। ये आपके भीतर की शक्तियों को जागृत करता है। अध्याय 4, चौथा कदम, विशिष्ट ज्ञान, सफलता का व्यावहारिक आधार। इच्छा, आस्था और आत्म सुझाव आपके मन को सफलता के लिए तैयार करते हैं, लेकिन वास्तविक दुनिया में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको एक और महत्वपूर्ण चीज की आवश्यकता होती है, और वो है विशिष्ट ज्ञान। नेपोलियन हिल 2 प्रकार के ज्ञान के बीच अंतर करते हैं, सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान, जैसा कि नाम से पता चलता है, बहुत व्यापक और विविध होता है। स्कूलों और कॉलेजों में हमें अक्सर सामान्य ज्ञान ही सिखाया जाता है। यह ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन यह आपको धन अर्जित करने में बहुत अधिक मदद नहीं करता है। विशिष्ट ज्ञान किसी विशेष क्षेत्र का गहरा और व्यावहारिक ज्ञान है। ये वो ज्ञान है जो किसी विशेष सेवा, उत्पाद या पेशे के लिए आवश्यक है। यदि आप एक सफल डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको चिकित्सा का विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। यदि आप एक सफल सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको कोडिंग का विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। हिल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं, आपको सफल होने के लिए ये सारा विशिष्ट ज्ञान अपने ही दिमाग में रखने की आवश्यकता नहीं है। सफल लोग जानते हैं कि उन्हें जिस ज्ञान की आवश्यकता है उसे कहां से और कैसे प्राप्त किया जाए। वे हेनरी फोर्ड की प्रसिद्ध कहानी सुनाते हैं। फोर्ड बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं थे। एक बार एक अखबार ने उन्हें अज्ञानी शांतिवादी कहा। फोर्ड ने अखबार पर मानहानि का मुकदमा कर दिया। अदालत में वकील ये साबित करना चाहते थे कि फोर्ड वास्तव में अज्ञानी है, और उन्होंने उनसे कई सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे। फोर्ड कुछ सवालों के बाद तंग आ गए और उन्होंने कहा, मेरी मेज पर एक बटन है जिसे दबाकर मैं उन विशेषज्ञों को बुला सकता हूं जो आपके हर मूर्खतापूर्ण सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे अपना दिमाग ऐसी सामान्य जानकारी से क्यों भरना चाहिए, जब मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मुझे वो कोई भी ज्ञान प्रदान कर सकते हैं जिसकी मुझे आवश्यकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली बुद्धिमानी ज्ञान को जमा करने में नहीं, बल्कि उसे व्यवस्थित करने और उपयोग करने में है। आपको आजीवन सीखने वाला बनना होगा। आपको लगातार अपने क्षेत्र में हो रहे नए विकासों से अवगत रहना होगा। आप ये किताबें पढ़कर, पाठ्यक्रम लेकर या विशेषज्ञों के साथ काम करके कर सकते हैं। अध्याय 5, पांचवां कदम, कल्पना, मन की कार्यशाला। कल्पना वो कार्यशाला है जहां इंसान की सभी योजनाएं बनाई जाती हैं। आपकी धधकती हुई इच्छा और उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक विशिष्ट ज्ञान, इन दोनों को एक व्यावहारिक योजना में बदलने का काम कल्पना ही करती है। हिल 2 प्रकार की कल्पना की बात करते हैं। पहली है संश्लेषणात्मक कल्पना, यानी सिंथेटिक इमेजिनेशन। ये कल्पना पुराने विचारों, अवधारणाओं और योजनाओं को नए संयोजनों में पुनर्व्यवस्थित करती है। ज्यादातर आविष्कार और नवाचार इसी कल्पना का परिणाम होते हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं बनाया जाता, बस मौजूदा चीजों को एक नए तरीके से एक साथ रखा जाता है। दूसरी है रचनात्मक कल्पना, यानी क्रिएटिव इमेजिनेशन। ये कल्पना का एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली रूप है। यहीं पर मन का सचेत हिस्सा अनंत प्रज्ञा, यानी इन्फिनिट इंटेलिजेंस के साथ संवाद करता है। यहीं पर आपको अंतर्ज्ञान, प्रेरणा और नए विचार प्राप्त होते हैं। ये वह शक्ति है जिसका उपयोग सभी महान कलाकारों, संगीतकारों और आविष्कारकों ने किया है। रचनात्मक कल्पना तब सबसे अच्छा काम करती है जब आपका सचेत मन शांत होता है और जब आप एक तीव्र इच्छा से प्रेरित होते हैं। आपके विचार ऊर्जा हैं। जब आप अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करते हैं तो आप उन विचारों को एक संगठित रूप दे रहे होते हैं। आप अपनी इच्छा को एक मूर्त योजना में बदल रहे होते हैं। दुनिया में आज हम जो भी तकनीकी चमत्कार देखते हैं, वो सब कभी न कभी किसी की कल्पना में ही पैदा हुआ था। सफल होने के लिए आपको अपनी कल्पना की मांसपेशियों को नियमित रूप से व्यायाम देना होगा। हर दिन कुछ समय निकालकर अपनी इच्छाओं और योजनाओं के बारे में सोचें। अपने मन को नए विचारों और संभावनाओं की खोज करने की स्वतंत्रता दें। अध्याय 6, छठा कदम, संगठित योजना, इच्छा को कर्म में बदलना। अब तक हमने मानसिक तैयारी के बारे में बात की है, लेकिन अब हमें वास्तविक दुनिया में कदम रखना होगा। आपकी इच्छा, चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, बिना एक ठोस और संगठित योजना के अधूरी है। संगठित योजना का अर्थ है अपनी इच्छा को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत और व्यावहारिक रोड मैप बनाना। लेकिन हिल कहते हैं कि आपको ये योजना अकेले बनाने की जरूरत नहीं है। यहीं पर वे अपनी सबसे शक्तिशाली अवधारणाओं में से एक का परिचय देते हैं, मास्टरमाइंड का सिद्धांत।
एक मास्टरमाइंड दो या दो से अधिक लोगों का एक समूह होता है जो एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान और प्रयास के सामंजस्य में काम करते हैं। जब दो या दो से अधिक मन एक साथ सामंजस्य में काम करते हैं तो वे एक तीसरी अदृश्य और अमूर्त शक्ति का निर्माण करते हैं जिसे मास्टरमाइंड कहा जाता है। ये तीसरी शक्ति समूह के प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत मन से कहीं अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान होती है। इतिहास के सभी महान सफल लोग जैसे एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन ने मास्टरमाइंड के सिद्धांत का उपयोग किया था। उनके पास सलाहकारों, विशेषज्ञों और समान विचारधारा वाले लोगों का एक समूह था जिनके साथ वे नियमित रूप से मिलते थे और अपनी योजनाओं पर चर्चा करते थे। एक प्रभावी मास्टरमाइंड समूह बनाने के लिए आपको ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो आपके उद्देश्य के प्रति सहानुभूति रखते हों, जिनके पास आपके ज्ञान और कौशल के पूरक ज्ञान और कौशल हों और जिनके साथ आप सामंजस्य में काम कर सकें। आपको नियमित रूप से मिलना चाहिए, अपनी योजनाओं पर चर्चा करनी चाहिए, एक दूसरे को प्रतिक्रिया देनी चाहिए और एक दूसरे को जवाबदेह ठहराना चाहिए। एक बार जब आपकी योजना तैयार हो जाए तो आपको उस पर तुरंत काम करना शुरू करना होगा। यदि आपकी पहली योजना विफल हो जाती है तो निराश न हो, उसे एक अस्थायी हार के रूप में देखें, एक संकेत के रूप में कि आपकी योजना में कुछ कमी थी। उस विफलता से सीखें, एक नई योजना बनाएं और फिर से प्रयास करें। ज्यादातर लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे पहली या दूसरी विफलता के बाद ही हार मान लेते हैं। अध्याय 7, 7वां कदम, निर्णय, टालमटोल की आदत पर विजय। नेपोलियन हिल अपने शोध में पाते हैं कि सभी सफल लोगों में एक सामान्य गुण होता है, वे निर्णय बहुत जल्दी और निश्चित रूप से लेते हैं और यदि उन्हें अपने निर्णय को बदलना होता है तो वे बहुत धीरे धीरे बदलते हैं। इसके विपरीत असफल लोगों में एक सामान्य गुण होता है, वे निर्णय बहुत धीरे धीरे लेते हैं और वे अपने निर्णयों को बहुत जल्दी और अक्सर बदलते रहते हैं। निश्चित निर्णय लेने की क्षमता एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। यह आपके चरित्र की ताकत को दर्शाता है। यह दिखाता है कि आपके पास अपने विचारों पर भरोसा करने और उन पर कार्य करने का साहस है। टालमटोल, जो निर्णय लेने के विपरीत है, सफलता के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। ये डर और संदेह से पैदा होता है। एक निश्चित निर्णय लेने के लिए आपको दूसरों की राय से बहुत अधिक प्रभावित नहीं होना चाहिए। सफल लोग अपनी खुद की सलाह और अपने मास्टरमाइंड समूह की सलाह पर भरोसा करते हैं। वे जानते हैं कि हर किसी के पास एक राय होती है, लेकिन ज्यादातर राय किसी भी लायक नहीं होती हैं। जब आप एक बार कोई निर्णय ले लें तो उस पर टिके रहें। अपनी नाव को हर लहर के साथ दिशा बदलने की अनुमति ना दें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी अपना निर्णय नहीं बदल सकते, लेकिन आपको उसे केवल तभी बदलना चाहिए जब आपके पास ऐसा करने के लिए एक बहुत ही ठोस और तार्किक कारण हो, न कि केवल इसलिए कि कोई और व्यक्ति आपकी योजना से असहमत है। अध्याय 8, 8वां कदम, दृढ़ता, आस्था को बनाए रखने का निरंतर प्रयास। दृढ़ता यानी परसिस्टेंस शायद इस पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। इच्छा शक्ति और दृढ़ता के बीच एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। इच्छा शक्ति केवल इच्छा की तीव्रता है। दृढ़ता उस इच्छा पर तब तक टिके रहने की क्षमता है जब तक कि वो हकीकत में न बदल जाए। सफलता की राह कभी भी सीधी और आसान नहीं होती। ये असफलताओं, निराशाओं और अस्थायी हार से भरी होती है। दृढ़ता ही वो शक्ति है जो आपको इन बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ते रहने की क्षमता देती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि दृढ़ता की कमी सफलता की राह में विफलता का सबसे आम कारण है। ज्यादातर लोग खेल को समाप्त होने से ठीक पहले ही छोड़ देते हैं। तो दृढ़ता का विकास कैसे किया जाए? ये 4 सरल कदमों पर आधारित है। पहला, एक निश्चित उद्देश्य जिसे एक धधकती हुई इच्छा का समर्थन प्राप्त हो। दूसरा, एक निश्चित योजना जिसे निरंतर कर्म के रूप में व्यक्त किया जाए। तीसरा, एक ऐसा मन जो सभी नकारात्मक और निरुत्साहित करने वाले प्रभावों के लिए बंद हो। और चौथा, एक मास्टरमाइंड समूह से निरंतर प्रोत्साहन। जब आप बार बार असफल होते हैं तो हार मान लेना बहुत आसान होता है, लेकिन आपको याद रखना होगा कि हर असफलता अपने साथ एक समान या उससे बड़े लाभ का बीज लेकर आती है। आपको केवल उस बीज को खोजना है। अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन और जेके रॉलिंग जैसे अनगिनत सफल लोगों की कहानियां दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण है। वे सभी अपने बड़े ब्रेक से पहले कई बार बुरी तरह से असफल हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दृढ़ता एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो आदत बन जाती है। जब आप छोटी छोटी चुनौतियों में दृढ़ता का अभ्यास करते हैं तो आप बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी मानसिक मांसपेशियों का निर्माण कर रहे होते हैं। अध्याय 9, 9वां कदम, मास्टरमाइंड की शक्ति। इस कदम पर हम पहले ही संगठित योजना के तहत चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इसकी महत्ता इतनी अधिक है कि हिल इसे एक अलग सिद्धांत के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। मास्टरमाइंड केवल लोगों का एक समूह नहीं है,
यह ज्ञान और अनुभव का एक समन्वित पूल है। जब आप अपने व्यक्तिगत प्रयासों में दूसरों के अनुभव, शिक्षा और प्रभाव को जोड़ते हैं तो आप अपनी सफलता की दर को कई गुना बढ़ा देते हैं। कोई भी व्यक्ति अकेले बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकता। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे हमेशा एक टीम, एक मास्टरमाइंड का हाथ होता है। अध्याय 10, 10वां कदम, यौन ऊर्जा का रूपांतरण। ये इस किताब का सबसे रहस्यमयी और सबसे विवादास्पद अध्यायों में से मौट है। नेपोलियन हिल तर्क देते हैं कि यौन ऊर्जा मनुष्य की सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक है। ये एक अत्यंत रचनात्मक ऊर्जा है। वे कहते हैं कि ज्यादातर लोग इस ऊर्जा को केवल शारीरिक अभिव्यक्ति के माध्यम से बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जो लोग महान सफलता हासिल करते हैं वे इस ऊर्जा को रूपांतरित करना सीख जाते हैं। वे इस शक्तिशाली ऊर्जा को अपने काम, अपनी कला या अपने किसी अन्य रचनात्मक लक्ष्य की ओर मोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को यौन रूपांतरण यानी सेक्स ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। यह इच्छा शक्ति और अभ्यास के माध्यम से सीखा जा सकता है। जब आप अपनी यौन ऊर्जा को अपनी रचनात्मक कल्पना के साथ जोड़ते हैं तो आप एक प्रतिभा का स्तर प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 11, 11वां कदम, अवचेतन मन। हमारा अवचेतन मन एक विशाल और शक्तिशाली क्षेत्र है। यह हमारी सभी यादों, हमारी सभी आदतों और हमारी सभी गहरी मान्यताओं का भंडार है। यह वो कड़ी है जो हमें अनंत प्रज्ञा से जोड़ती है। आप सीधे तौर पर अपने अवचेतन मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप आत्म सुझाव के माध्यम से उस पर अपने इच्छित विचार और योजनाएं अंकित कर सकते हैं। आपका अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है। जब आप सो रहे होते हैं तब भी ये आपकी समस्याओं का समाधान खोज रहा होता है। कई महान विचारों का जन्म नींद में या जागने के तुरंत बाद हुआ है। अपने अवचेतन मन को एक सकारात्मक और रचनात्मक शक्ति बनाने के लिए आपको अपने मन को सकारात्मक भावनाओं से भरना होगा। इच्छा, आस्था, प्रेम और आशा जैसी भावनाएं आपके अवचेतन मन के लिए रचनात्मक ईंधन का काम करती हैं। इसके विपरीत डर, ईर्ष्या और घृणा जैसी नकारात्मक भावनाएं आपके अवचेतन मन को नष्ट कर देती हैं और आपको सफलता से दूर ले जाती हैं। अध्याय 12, 12वां कदम, मस्तिष्क। नेपोलियन हिल हमारे मस्तिष्क की तुलना एक प्रसारण और स्वागत स्टेशन से करते हैं। उनका मानना है कि हमारा मस्तिष्क न केवल हमारे अपने विचारों को प्रसारित करता है, बल्कि वो दूसरे मस्तिष्कों द्वारा प्रसारित किए जा रहे विचारों के कंपन को भी ग्रहण कर सकता है। यह अवधारणा मास्टरमाइंड के सिद्धांत को और भी मजबूती प्रदान करती है। जब एक समूह के मस्तिष्क एक साथ सामंजस्य में कंपन करते हैं तो वे एक दूसरे के ज्ञान और ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। रचनात्मक कल्पना और छठा इंद्रिय, ये दोनों ही मस्तिष्क के इस प्रसारण स्टेशन के माध्यम से काम करते हैं। अध्याय 13, 13वां कदम, छठा इंद्रिय। छठा इंद्रिय इस पूरी दर्शन प्रणाली का शिखर है। इसे रचनात्मक कल्पना भी कहा जा सकता है। ये वो शक्ति है जिसके माध्यम से आप बिना किसी सचेत प्रयास के अनंत प्रज्ञा से प्रेरणा, अंतर्ज्ञान और विचार प्राप्त करते हैं। ये एक ऐसी क्षमता है जिसे समझाया नहीं जा सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। ये तभी विकसित होती है जब आप पहले के 12 सिद्धांतों में महारत हासिल कर लेते हैं। जब आप अपनी छठी इंद्रिय को विकसित कर लेते हैं तो आपको अदृश्य अंगरक्षक मिल जाते हैं जो आपको आने वाले खतरों से आगाह करते हैं और आपको सही अवसरों की ओर मार्गदर्शन करते हैं। ये आपकी अंतरात्मा की आवाज है जो हमेशा सही होती है। अंतिम निष्कर्ष, आपकी सफलता का अंतिम रहस्य। तो दोस्तों, ये थे नेपोलियन हिल के धन और सफलता प्राप्ति के 13 कदम। हमने एक लंबी यात्रा की है, इच्छा की धधकती हुई आग से लेकर छठी इंद्रिय के रहस्यमयी क्षेत्र तक। नेपोलियन हिल पूरी किताब में बार बार एक गुप्त रहस्य का जिक्र करते हैं जिसे एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें बताया था। वे उस रहस्य को कभी भी सीधे नाम से नहीं बताते, क्योंकि वे मानते हैं कि यह रहस्य तभी प्रभावी होता है जब ये उन लोगों के लिए प्रकट होता है जो इसके लिए तैयार हैं। तो वो रहस्य क्या है? वो रहस्य कोई एक शब्द या एक वाक्य नहीं है। वो रहस्य ये पूरी दर्शन प्रणाली ही है। वो रहस्य यह सरल सत्य है कि आपके विचार जब एक निश्चित उद्देश्य, दृढ़ता और एक धधकती हुई इच्छा के साथ मिश्रित होते हैं तो वे एक शक्तिशाली और अमूर्त शक्ति बन जाते हैं जो खुद को अपने भौतिक समकक्ष यानी धन, सफलता या आप जो कुछ भी चाहते हैं में बदल सकते हैं। ये ज्ञान अब आपके पास है, लेकिन जैसा कि हिल कहते हैं, ज्ञान अपने आप में शक्तिहीन है। असली शक्ति इसके उपयोग में है, इसके कर्म में बदलने में है। तो इस वीडियो को बंद करने के बाद केवल सोचे नहीं, पहला कदम उठाएं। अपनी सबसे बड़ी और सबसे तीव्र इच्छा को पहचानें, उसे कागज पर लिखें। उन 6 कदमों का पालन करें। एक निश्चित राशि, एक निश्चित तारीख और एक निश्चित योजना बनाएं और उस योजना पर आज ही अभी ही काम करना शुरू कर दें।
क्योंकि आपका साम्राज्य आपके विचारों में शुरू होता है और आपके कर्मों से उसका निर्माण होता है। इस गहन और परिवर्तनकारी यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।